हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण। आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। और आज है सैटरडे यानी प्रैक्टिस सेट का दिन। और आज हम करेंगे हमारे उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट नंबर का सॉल्यूशन, जिसमें मैं बताऊंगा आपको उत्तराखंड और हिंदी की आंसर की। ये पेपर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से डाउनलोड कर सकते हैं और ग्रुप को ज्वाइन करके भी आप अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ठीक है, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो खड़ी बोली आती है आपके ऑप्शन ए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है ना, पश्चिमी हिंदी में चार चीज आती है। कौन कौन सी चार भाषाएं जिनको हम एक ट्रिक से याद करते हैं? क्या, कब, कब, है। ठीक है, एक होती है आपकी खड़ी बोली, फिर आती है ब्रज भाषा, फिर आती है आपकी कन्नौजी, फिर आती है बुंदेली, और लास्ट आती है आपकी हरियाणवी। हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगरू। ठीक है, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नजर संस्मरण संग्रह के रचनाकार कौन है? तो यह है आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी ने लिखी है पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती एक नजर। ठीक है, मनोहर श्याम जोशी जिन्होंने काफी कुरु कुरु स्वाजा से उपन्यास लिखे हैं। निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, सरोज, नीरज या फिर अम्बुद। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बताएंगे। ऑप्शन सी अम्बुद, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है। ऑप्शन सी अम्बुद इसका आंसर होगा। ठीक है ना, अम्बुद का मतलब क्या होता है? तो अम्बुद का मतलब होता है बादल। इसकी भी एक छोटी सी मतलब कह सकते हैं पहचान है कि जब ये जो ज होता है, ज होगा, तो ये मोस्टली क्या होता है? कमल के पर्यायवाची। तो वहीं द वाले क्या होते हैं? बादल के पर्याय, जैसे अम्बुद, पयोद, ठीक है, नीरद, ये सब क्या है? बादल के पर्यायवाची है। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार है कौन है? तो कुकुरमुत्ता के रचनाकार है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन सी। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। ठीक है, मैं कई विद्वान जनों से मिला हूं, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूं। ठीक है, आपका बंटी किस विद्या की रचना है? तो मनु भंडारी की रचना है। किसकी? मनु भंडारी। ठीक है, मनु भंडारी की रचना है आपका बंटी, और यह है उपन्यास। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, और आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके माखन लाल चतुर्वेदी को। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मामलों पर प्रकाश डालना, मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मामलों को नियमानुसार निपटाने को कहते हैं हम टिप्पण। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर कौन सा नहीं है? तो ए जो है ये क्या है? मूल स्वर नहीं है, ये कैसा है? संधि स्वर है। कैसे? संधि स्वर। ठीक है, मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री, ये चार क्या होते हैं? मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद है। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कौन से होते हैं? तो ये होते हैं आपके तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, और इसमें एक और जो होता है संकर शब्द। ठीक है, निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है। तो एकार्थी शब्द होगा आपका ऑप्शन ए, गंगा। ठीक है ना, क्योंकि एकार्थी मतलब जिसका एक ही अर्थ हो। गंगा मतलब गंगा। अब कर की बात करेंगे तो कर मतलब एक होता है टैक्स, दूसरा होता है हाथ। धन की बात करेंगे तो धन मतलब एक तरफ पैसा, और दूसरी तरफ नॉलेज को भी, या बहुत सी चीजों के लिए धन का प्रयोग हो सकता है। गुरु मतलब एक गुरु जो टीचर होता है। दूसरा मतलब गुरु या किसी चीज में एक्सपर्ट जो होता है उसे भी गुरु कहता है, कि बड़ा गुरु आदमी है, तरीके से कहा जाता है। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध, अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है, उसे कहते हैं। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, लेकिन आंसर बहुत ही छोटा सा। आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सरकारी पत्र।
नेत्री शब्द का पुल्लिंग होगा तो नेत्री शब्द का पुल्लिंग है आपका ऑप्शन ए नेता। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका या उपरोक्त सभी। तो सभी जगह पे यूज होता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। समाचार लेखन की सबसे प्रचलित और लोकप्रिय शैली क्या है? तो यह है आपकी ऑप्शन बी उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है ना, तीन भाग होते हैं उल्टा पिरामिड शैली में। एक होता है मुखड़ा, ठीक है, फिर होता है मध्य भाग, लास्ट में अंतरा। ठीक है, मतलब इनको अलग अलग नाम से भी बहुत बार जाना जाता है। सबसे पहले मुखड़े में क्या होती है, मेन हेडलाइन होती है, मध्य में क्या होता है, पूरी डिटेल होती है किसी भी खबर की, और लास्ट में अंतर में उसका कंक्लूजन होता है। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य है कठोर होकर भी सहृदय बनो, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है दाहिना, खेत, किसान या फिर आज्ञा। तो तत्सम शब्द है आपका ऑप्शन डी आज्ञा। ठीक है, दाहिना हो गई, नहीं, खेत को बोलते हैं क्या, क्षेत्र, क्षेत्र जो बोलते हैं क्षेत्र, और किसान को क्या बोलते हैं, कृषक। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, ये अंत्याक्षरी। तो ये होगा ऑप्शन डी आपका अंत्याक्षरी। ना और तो दोनों याद होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद है इति धन आदि, इत प्लस आदि। तो इसका आंसर होगा इति धन आदि, ऑप्शन ए। ठीक है, ये थे हिंदी के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है हिमालय का नेकलेस किसे कहा जाता है? तो हिमालय का नेकलेस कहा जाता है आपका ऑप्शन बी अल्मोड़ा को। कोट भ्रामरी मंदिर स्थित है, तो कोट भ्रामरी मंदिर स्थित आपका बागेश्वर में, चैत्र अष्टमी में कोट भ्रामरी मंदिर में मेला लगता है। चंद्रवंश के समय साहू कर किससे लिया जाता था? ठीक है ना, तो बहुत से बच्चों ने ऑप्शन मारा साहूकार, तो साहूकार से नहीं, ये लिया जाता था लेखक से। ठीक है, क्रौच पर्वत स्थित है, तो क्रौच पर्वत स्थित आपका ऑप्शन बी रुद्रप्रयाग में। संरक्षण और विनाश किसकी पुस्तक है? संरक्षण और विनाश पुस्तक है आपकी ऑप्शन सी सरला बहन की, जिनका मूल नाम था कैथरीन हाइलेमन, गांधी जी की ये शिष्य थी। राज्य खेल नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो 2006 में राज्य खेल नीति घोषित की गई, वहीं 2011 में राज्य खेल घोषित हुआ था। ठीक है ना, राज्य खेल। देखिए अगला क्वेश्चन, किस पर्वत चोटी को गढ़वाल की रानी कहा जाता है? ठीक है, तो चार ऑप्शन आपके सामने है, और नीलकंठ पर्वत को कहा जाता है क्या, गढ़वाल की रानी। ठीक है, पहाड़ों की रानी मसूरी, पहाड़ों का राजा चक्राता, और गढ़वाल की रानी कौन सी पर्वत, नीलकंठ। पट्टुमती किस नदी की सहायक नदी है? तो पट्टुमती सहायक है आपकी ऑप्शन बी मंदाकिनी नदी की। खच्चर सेना की स्थापना किसने करी? ठीक है ना, मतलब किस कमिश्नर द्वारा खच्चर सेना की स्थापना की गई थी? ये हुई थी आपके दूसरे कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1822 में। ठीक है ना, कौन सा वन्य जीव विहार माउंटेन कोयल के लिए प्रसिद्ध है? तो वो कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन ए मंसूरी वन्य जीव विहार। कब हुई थी इसकी स्थापना? तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993। जुराई फूलों की घाटी स्थित है, तो जुराई फूलों की घाटी स्थित है आपकी ऑप्शन सी टिहरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये टिहरी में फूलों की घाटी की हम बहुत कम बात करते हैं। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ये होती है आपके यक्षों के निवास की। बाजार समाचार पत्र किसे कहते हैं, मतलब किसका दूसरा नाम बाजार समाचार पत्र था? तो ये था आपके ऑप्शन डी कुमाऊं कुमुद का। सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद है रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर या फिर पौड़ी। तो सबसे कम नगरीय आबादी है आपकी ऑप्शन सी बागेश्वर में। ठीक है, नक्षत्र वेधशाला स्थित है। नक्षत्र देखिए, एक है हिमालय नक्षत्र वेधशाला और एक है नक्षत्र वेधशाला। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला तो आपकी देवप्रयाग में, टिहरी में, और नक्षत्र वेधशाला है आपकी नैनीताल। रानीखेत को विश्व का सर्वोत्तम हिल स्टेशन किसने कहा था?
किसने कहा था? तो ये कहा था आपके विलियम डगलस ने। सिंगोली भटवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो सिंगोली भटवाड़ी परियोजना है आपकी ऑप्शन ए मंदाकिनी नदी पर। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी द्वारा हाल ही में, अभी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, किस मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया? इसको घोषित किया गया तो ये हुआ आपके मंसूरी के भद्रराज मेले को। कुमेरू संग्रहालय स्थित है पिथौरागढ़, नैनीताल, नैनीताल थोड़ा गलत लिखा गया है, बागेश्वर या फिर देहरादून। तो सुमेरु संग्रहालय स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। देहरादून में डाकघर की स्थापना कब की गई? तो 1893 ऑप्शन सी में हुई थी देहरादून में डाकघर की स्थापना। टिहरी में सुलेमान शिकोह की याद में कौन सा मेला लगता है? तो ये लगता है आपका ऑप्शन बी बादशाही मेला। हाल ही में 12 मई 2022 को सविता कंसवाल ने माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया। आप सभी ने न्यूज में रही थी, बहुत ज्यादा पढ़ा होगा। इनका संबंध किस जनपद से है? कहाँ की है ये? तो ये है आपकी उत्तरकाशी की। ठीक है ना? आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बछेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था वो भी उत्तरकाशी की, और ये भी उत्तरकाशी की है। राज्य में किस ऊंचाई पर सर्वाधिक वन पाए जाते हैं? 1000 से 2000 के बीच सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। किस शासक ने गुरु राम राय को शरण दी थी? तो फतेह शाह। इसके फतेह शाह द्वारा गुरु राम राय को शरण दी गई थी। ढोकनी झरना स्थित है, तो ढोकनी झरना स्थित है आपका ऑप्शन बी नैनीताल में। ठीक है। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे है? तो गर्जिया देवी मंदिर है आपका कोसी नदी के किनारे। आपको मुझे कमेंट में बता रहे कि गर्जिया देवी मंदिर है कहाँ? खोदरी परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो खोदरी परियोजना अवस्थित है आपकी ऑप्शन बी यमुना नदी पर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ? 1967 में 200 वर्ष पूरे करने पर, क्योंकि 1767 में इसकी स्थापना हुई थी। 200 वर्ष पूरे करने पर क्या हुआ? डाक टिकट जारी हुआ। निम्न में से कौन 2 सितंबर 1994 को हुए मंसूरी कांड में शहीद नहीं हुए थे? धनपत सिंह, उमाशंकर त्रिपाठी, राय सिंह बंगारी या धर्मानंद भट्ट। कौन नहीं हुए थे? तो ये हुए थे आपके ऑप्शन डी धर्मानंद भट्ट। ये खटीमा खटीमा कांड हुआ था, उसमें शहीद हुए थे। किसमें? खटीमा कांड में। 2020 का राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जीतने वाली राखी रावत का संबंध किस जनपद से है? तो पौड़ी की वीर, कह सकते हैं पौड़ी की वीर कन्या है, वीर लड़की है। कौन? वीर राखी रावत। वैतरणी कुंड स्थित है, तो वैतरणी कुंड स्थित है आपका ऑप्शन सी चमोली में, गोपीनाथ मंदिर से थोड़ा ही दूर पर पड़ता है वैतरणी कुंड। एक हथिया देवाल स्थित है, तो एक हथिया देवाल स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। बहुत बार बच्चे चंपावत करते हैं, देखिए चंपावत में क्या है? एक हथिया नौला, एक हथिया नौला स्थित है कहाँ आपका? चंपावत में। और एक हथिया देवाल पिथौरागढ़। गबला देव मेला किस जनजाति द्वारा आयोजित होता है? तो भोटिया लोगों द्वारा आयोजित होता है गबला देव मेला। गबला देव भोटियाओं के, कह सकते हैं, व्यापार के देवता है। फ्रैंक रिज नामक स्थान स्थित है अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून या फिर नैनीताल। तो अल्मोड़ा में स्थित है आपका फ्रैंक रिज। काशीपुर में भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना कब की गई? तो 2011 में की गई थी आईआईएम की स्थापना। किस पर्व में आटे का ध्वड़ मृग बनाकर गुड़ और तेल में पकाया जाता है? हाल ही में त्योहार मनाया गया था, भी मतलब गया है। ठीक है। सतवा तीज, हरतालिका तीज, घोलडिया संक्रांति या फिर लोसर। तो ऑप्शन सी घोलडिया संक्रांति में मनाया जाता है। ठीक है ना? जो जेठ की संक्रांति होती है उसमें ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना? सतवा तीज में जो गेहूं होता है, जो फसल होती है बैसाखी में, उसका सत्तू बनाया जाता है। हड़तालिका तीज में महिलाएं तीज रखती हैं, व्रत रखती है अपने पति की लंबाई या आयु के लिए। लोसर त्योहार मनाया जाता है भोटिया जनजाति द्वारा नए वर्ष के रूप में। ठीक है। सूर्य प्रयाग स्थित है, तो सूर्य प्रयाग स्थित है आपके मंदाकिनी और अलसतरंगिणी के संगम पर स्थित है आपका सूर्य प्रयाग। ठीक है ना? बाकी अलकनंदा और
पट्टावती के संगम पर है आपका एक प्रयाग, अलकनंदा और हर्षवती के संगम पर भी है, मंदाकिनी और सोनगंगा के संगम पर सोनप्रयाग। मैं पहले आपको ये प्रयाग बता चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन सी के प्रयाग। चंडी प्रसाद भट्ट को किस वर्ष पद्म भूषण दिया गया? तो 2005 में दिया गया था चंडी प्रसाद भट्ट को क्या? पद्म भूषण। गांव लौटो अभियान किसके द्वारा चलाया गया था? तो गांव लौटो अभियान चलाया गया था ऑप्शन सी अनिल जोशी द्वारा। 1133 में पिरान कलियर को पिरान कलियर नाम किसने दिया? किसने दिया था? तो ये दिया था आपके ऑप्शन डी राजा कल्याण पाल ने, ठीक है ना। उससे पहले पिरान कलियर के बहुत सारे अलग अलग नाम वगैरह थे, लास्ट जो पिरान कलियर नाम पड़ा वो 1133 में राजा कल्याण पाल ने दिया था, ठीक है। ये थे उत्तराखंड और हिंदी क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आपको जीएस वाले सर बताएंगे। धन्यवाद। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो हमारा प्रैक्टिस सेट है सैटरडे का, उसका ये सॉल्यूशन है। और आप ये प्रैक्टिस सेट हमारे टेलीग्राम चैनल पाठशाला ऋषिकेश ग्रुप सी से डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और साथ साथ यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर कर रही है, वो भी आपको पाठशाला ऋषिकेश के चैनल पर हर दिन मिल रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बात करेंगे जीएस के उन क्वेश्चंस की जो आपके उत्तराखंड के ग्रुप सी के पेपर में लगभग 40 आते हैं। इसमें जीएस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, है ना, रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस भी शामिल होते हैं। पहले क्वेश्चन को करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नया और अच्छा लगे तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन को लेकर के आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ये प्रैक्टिस सेट का 61 क्वेश्चन नंबर है। इससे पहले हिंदी और उत्तराखंड आपने कर लिया है। क्वेश्चन पढ़िएगा, निम्नलिखित में से किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? है ना, ये अफगानिस्तान से भी रिलेट करते थे और इनको जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से। सीमांत गांधी के नाम से, या यूं कहें कि फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। तो भारत ने इनको बोला जाता है कि पहले विदेशी हैं, पहले विदेशी व्यक्ति हैं जिन्हें हमने क्या दिया? भारत रत्न दिया। किनको? खान अब्दुल गफ्फार खां को। ईयर कौन सा था? तो 1987 में हमने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था दोस्तों। क्या आपको ये याद है? अच्छा क्वेश्चन लगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री से ही अगला क्वेश्चन है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाया गया था? जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि अंग्रेज भारत आए थे और कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, 1935 का एक्ट, 1999 का अधिनियम एक्ट, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, कौन सा आंसर होगा आपको बताना है। तो मैं कह दूं ये चारों ही गलत हैं। ये अधिनियम तो अच्छे हैं, लेकिन कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट, कब की मैं बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की। तो ये 1773 के एक्ट से और 1774 में स्टैब्लिश किया गया था। क्या किया गया था? कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। 1935 से हमने पहली बार एक संघीय न्यायालय की परिकल्पना की थी, या एक संघीय न्यायालय स्टैब्लिश किया था। आ रही है आपको ये बात समझ में? तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि आंसर क्या है? आंसर है 1773 का एक्ट। आ रही है बात समझ में? इससे भारत में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट हमने स्टैब्लिश किया था, मतलब अंग्रेजों ने स्टैब्लिश किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1763 में, 63 क्वेश्चन नंबर है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित था? देखिए, जब ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ रूल रेगुलेशन शासन चलाना स्टार्ट किया दोस्तों, तो वो कई सारे एक्ट लेकर के आए। ऐसा ही एक एक्ट कहलाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, या कहलाता है सुधार। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्ताव ये कहलाता है। ये आया था 1919 में। इसका क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था? देखो, जिन्होंने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना, उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा ये क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी। ये उस समय पर भारत में जो संवैधानिक सुधार चल रहे थे, चाहे वो 1909 का एक्ट हो, 1919 का एक्ट हो, 1935 का एक्ट हो, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। अगर आपने इन्हें नहीं पढ़ा है तो प्यारे बच्चों पढ़ लो इन्हें, आपकी तैयारी एकदम अच्छी होगी और एग्जाम में इससे बराबर लगातार क्वेश्चन आते हैं। याद रखिए, फॉरेस्ट में, पुलिस में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। आगे आते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की?
बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये बात है 1875 के आसपास की। कब की बात है? 1875 की। कहां पर? तो न्यूयॉर्क की बात कर रहे हैं। वहां पर मैडम HP व्लावत्स्की और कर्नल ऑरकाट, इन्होंने मिलकर कहां पर? न्यूयॉर्क में एक थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। बाद में एनी बेसेंट ने मद्रास में इसको भारत में भी स्टैब्लिश किया और वो इसकी संस्थापक सदस्य हुई भारत में। तो HP व्लावत्स्की का संबंध किससे है? थियोसॉफिकल सोसाइटी से है। उम्मीद है आपको बात समझ आई होगी। अगर हम राजा राममोहन रॉय की बात करें तो 1828 में इनका जो ब्रह्म समाज है वो बड़ा फेमस है। अगर बात करें, इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा भी स्टैब्लिश की थी दोस्तों, याद रहेगा। महात्मा गांधी की बात करें तो इन्होंने एक पत्रिका चलाई थी, यंग इंडिया दोस्तों। कौन सी? यंग इंडिया। साबरमती आश्रम इन्होंने स्टैब्लिश किया था, साबरमती आश्रम, ठीक है, साबरमती आश्रम इन्होंने स्टैब्लिश किया था गुजरात में। स्वामी विवेकानंद की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या था दोस्तों? इनका नाम था नरेंद्र, ठीक है, इनका वास्तविक नाम नरेंद्र था। इन्होंने जो 1893 था उसमें शिकागो में क्या किया था? धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। उम्मीद है आपको यह बात समझ आई होगी और आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं। अंग्रेजों के जमाने का टाइम पीरियड है, उसी से एक क्वेश्चन है। 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? देखिए, ये पूछ रहा है कि किसने रद्द कर दिया था। 4 ऑप्शन आपके पास है, रिपन, लिटन, कर्जन, मिंटो। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए, अगर हम बात करें 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, इसका मतलब कोई व्यक्ति होगा जो 1878 में इसे लाया होगा। तो जो लाया उसका नाम था लिटन। क्या नाम था? लिटन। वर्नाक्यूलर का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है देशज भाषा। कौन सी भाषा? इसका मतलब होता है देशज भाषा, यानी कि अंग्रेजी पत्रों को छोड़ करके, जो अंग्रेजी में छपते थे उनको छोड़ करके जितने भी हिंदी भाषा थे उनके लिए एक एक्ट लाया गया, कानून लाया गया, जिसमें यह कहा गया कि अगर वो सरकार की आलोचना करेंगे, मतलब ब्रिटिश शासन की आलोचना करेंगे, तो उनका पत्र जो होगा उनको जेल भी हो जाएगी और जो उनका जो प्रिंटिंग प्रेस होगी वो भी जब्त हो जाएगी। ठीक है, इसको किसी एक व्यक्ति ने रद्द कर दिया। किसने करा? तो उसने करा रिपिन ने इसको रद्द कर दिया, मतलब खत्म कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लिखिए, आपको आजादी है, ठीक है, बस थोड़ा सा मर्यादा का ध्यान रखिएगा कि भाषा की मर्यादा बनी रहे। तो लिटन साहब ने इसको किया था लागू। किसने किया था? लिटन ने सारे हिंदी के न्यूज़पेपर लिटा दिए थे, ऐसे याद कर लो, लिटा दिए थे। और लॉर्ड रिपन ने फिर से लिखने के लिए काम दिया, रिपन पेन, ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? ठीक है, 4 ऑप्शन, मदन मोहन मालवीय, महाराजा विभूति नारायण सिंह, लॉर्ड हार्डिंग, एनी बेसेंट। अगर हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम बात करेंगे BHU की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो 1916 में बना, ठीक है, 1916 में इसका उद्घाटन समारोह हुआ। तो उसके उद्घाटन समारोह में शिलान्यास किसने किया था? उद्घाटन की तो बात 1916 की, शिलान्यास का मतलब आप समझ रहे होंगे, है ना, उसका उद्घाटन करना। तो भाई लॉर्ड हार्डिंग ने इसका शिलान्यास किया था, मतलब इसकी नींव रखी थी लॉर्ड हार्डिंग ने। ये किसके कहने पर रखी थी? और वास्तविक संस्थापक तो कौन थे? वास्तविक संस्थापक थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। और कब बना था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? 1916 में बना था। उम्मीद है याद हो रहा होगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा 1857 का विद्रोह? कौन सी जगह पे? लखनऊ में। तो देखो, कई सारी जगहें ऐसी थी, जैसे मैं आपको बताता चलूं तो दिल्ली हो, कानपुर हो, ठीक है, झांसी हो, या हो इलाहाबाद, या आज का प्रयागराज। इन जगहों पर कुछ अलग अलग नेता हुए। उसी में से लखनऊ या अवध में जो नेता थी वो थी बेगम ऑफ अवध। बेगम ऑफ अवध का मतलब है हजरत बेगम महल, बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल। इस तरीके से आप इसे याद रखें। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज समझ आएगी। अगर हम झांसी की बात करें तो रानी लक्ष्मीबाई थी। नाना साहब जो थे वो कानपुर में थे, तात्या टोपे भी कानपुर में थे। इलाहाबाद की बात करें तो हम बात करेंगे लियाकत अली की। किसकी बात करेंगे? लियाकत अली की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते। स्तम्भरारी बंदोबस्त किसने लागू किया था?
स्तंभरारी बंदोबस्त। अंग्रेजों ने कई सारी आर्थिक नीतियां चलाई जिसमें जमींदारी व्यवस्था है, स्तंभरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी व्यवस्था है, महालवाड़ी व्यवस्था है। ठीक है, इन सभी में पूछा गया है स्तंभरारी बंदोबस्त। स्तंभरारी का ही दूसरा नाम होता है स्थायी बंदोबस्त, पहला नाम ये। दूसरा नाम आप इसे कह सकते हैं जमींदारी व्यवस्था, और तीसरा नाम आप इसे कह सकते हैं स्तंभरारी व्यवस्था। मतलब ये तीनों नाम किसके हैं? इन्हीं के हैं। तो स्थायी बंदोबस्त बच्चा बच्चा जानता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त किया था। क्योंकि ये स्थायी बंदोबस्त जमींदारों से किया गया था, इसलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं, स्तंभरारी व्यवस्था भी कहते हैं दोस्तों। वेलेजली किस लिए जाने जाते हैं? तो आप सभी को मालूम होगा, सहायक संधि के लिए। किस लिए जाने जाते हैं? सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो घेरे की नीति के लिए, घेरे की नीति के लिए। देखो जिन्हें ये क्वेश्चन हार्ड लग रहे हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन लगातार आते हैं। आगे क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, यानी कि सिंधु घाटी के लोग किस भगवान की पूजा करते थे? 4 ऑप्शन है। अगर आप इन ऑप्शन जब तक देख रहे हैं तब तक मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी देता चलूं। 1921 की बात है। अगर हम बात करें हड़प्पा की, हड़प्पा जो सिंधु घाटी की सभ्यता का, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानता है, सबसे पहला खोजा गया स्थल है। हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा को, है ना, हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोजा था, पहली बात ये। दूसरा, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें, मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो को खोजा था रखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, रखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था मेरे भाई। अब वहां की बात है कि सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे तो किसकी करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति की। कुबड़ वाले सांड की वहां पर से मूर्तियां मिली हैं, तो उनके चित्र भी मिले हैं, तो हम मान करके चलते हैं कि वो पशुपति की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? अब देखो ये श्वेतांबर क्या है, तो देखो जैन अगर हम धर्म की बात करते हैं तो वहां पर 2 आते हैं, एक होता है श्वेतांबर और एक होता है दिगंबर। ठीक है, एक होता है दिगंबर। तो श्वेतांबर का जो कॉन्सेप्ट था वो आया था पाटलिपुत्र में। वहां पर एक धर्म सम्मेलन हुए, मतलब वैसे तो 2 हुए हैं, लेकिन पहला वाला जो है 300 ईसा पूर्व में एक सम्मेलन हुआ, यानी कि जैन सभा हुई चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। किसके टाइम में? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। और वहां पर श्वेतांबर का कॉन्सेप्ट, श्वेतांबर यानी कि जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, उनका कॉन्सेप्ट निकल करके आया है। आ रही है बात समझ में? उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था? तो देखिए, अगर हम सल्तनत काल की बात करें और सल्तनत काल में अगर हम अलाउद्दीन खिलजी के वंश में आ जाएं, तो वहां के जो लगभग अंतिम शासक हुए मुबारक खिलजी, उन्होंने खुद को क्या कर दिया था? खलीफा घोषित कर दिया था। ठीक है, जबकि अलाउद्दीन खिलजी को अगर हम बात करें तो इनको जाना जाता था सिकंदर ए सानी के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को मेरे भाई। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात करें तो इनका जो वास्तविक नाम था वो था जौना खां। ठीक है, जौना खां। बलबन ने क्या किया था? तो लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने चलाई थी मेरे भाई, लौह एवं रक्त की नीति इन्होंने चलाई थी। आगे देखो 72 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? देखिए, उद्देशिका की बात कर रहे हैं, भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, आराम से पढ़िए, इसका आंसर करने की कोशिश करिए। क्या ये आपको समझ आ रही है चीजें? क्या ये क्वेश्चन आपने कभी पहले देखा है? देखो, हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना की, और प्रस्तावना में कई सारी बातें हैं। प्रस्तावना को 42 अमेंडमेंट से 1976 में एक बार अमेंड किया गया है। इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात है। न्याय कौन कौन से हैं? तो न्याय की अगर हम बात करें तो इसी में कहा गया है सामाजिक स्तर का न्याय, इसी में कहा गया है आर्थिक स्तर का न्याय, ठीक है, इसी में कहा गया है राजनीतिक स्तर का न्याय। मतलब ये 3 प्रकार के न्याय हैं जिनकी बात हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, मतलब उद्देशिका में ये की गई है। दोस्तों, आपको उम्मीद है समझ आ रही होगी इस क्लास में। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन, और इजी ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, मैं फिर से कह रहा हूं, बस आपका सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी की जो समाप्ति है उसकी व्यवस्था की गई है? ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन है, आर्टिकल 14, 15, 16 और 17। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, यह है अस्पृश्यता और आर्टिकल पूछा गया है। अगर हम 14 की बात करें तो यह समान न्याय की बात करता है दोस्तों, इसकी बात करता है समान न्याय की। अगर इसकी हम बात करें तो यह धर्म, लिंग, जाति, जन्मस्थान, इन सब के आधार पर भेदभाव का क्या करता है?
भेदभाव का निषेध करता है मेरे भाई। क्या करता है? भेदभाव का निषेध करता है। आर्टिकल 16 भी बराबरी की बात करता है और माफ कीजिएगा, लोक नियोजन में बराबरी की बात करता है। लोक नियोजन में या जो अवसर हैं उनकी लोक नियोजन में बराबरी की बात करता है। अगर हम आर्टिकल 17 की बात करें तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो 17 है, अनुच्छेद 17 है, ये अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, किस रूप में ये भारत के संविधान में रखा गया है? ध्यान से बात को समझना। भारत में फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, भारत में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और मूल कर्तव्य भी। समझ आ रही है इतनी बात आपको? अब अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो उसमें तो ये बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, इसमें ही हमने क्या रखा है? इसमें ही हमने रखे हैं समान कार्य के लिए समान वेतन। आर्टिकल 39D में ये रखे गए हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। आगे चलते हैं। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में 42वां अमेंडमेंट किया गया था। 42वां यानी कि 42 अमेंडमेंट किया गया 1976 में, और उसके द्वारा हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को यानी कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, भारत में जो राष्ट्रपति है, अगर कहा जाए नाम मात्र की कार्यपालिका, लेकिन ऑन पेपर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग राष्ट्रपति है, उनके द्वारा किस किस की नियुक्ति की जाती है? क्या भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? भारत के महान्यायवादी की बात करें तो आर्टिकल 76 में हम इसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगर हम कैग की बात करें तो कैग के लिए जो आर्टिकल है वो है 148, और अगर हम एक स्टेट के राज्यपाल यानी कि गवर्नर की अगर हम बात करें तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो है 153 कि हर स्टेट के लिए या दो स्टेट्स के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। तो यानी कि राष्ट्रपति द्वारा इन सभी को अपॉइंट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण यानी कि एलपीजी की हम बात कर रहे हैं। जब भारत में एलपीजी 1991 में अनाउंस किया गया, उस समय पर भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? बहुत प्यारा क्वेश्चन, अगर आप इसे सोच करके भी करेंगे तो भी आप बता पाएंगे कि यही आंसर होगा। मुझे लगता है आपने इन दो क्वेश्चंस को बाहर कर दिया होगा, ऑप्शंस को बाहर कर दिया होगा। अब आप आंसर करेंगे तो नरसिम्हा राव द्वारा ये जो हमारी एलपीजी कॉन्सेप्ट है ये लॉन्च किया गया था। ये थे उस समय पर प्रधानमंत्री। आगे आते हैं, क्वेश्चन आसान है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कैसे? राष्ट्रपति की इच्छा पर? बिल्कुल भी नहीं। यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है किसी भी परिस्थिति में, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर राज्यसभा चाहे तो आर्टिकल 249 ये कहता है, आर्टिकल 249 ये कहता है कि राज्यसभा क्या कर सकती है? राज्यसभा राज्य सूची, स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। देखो, ये तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि अगर ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन उसी बच्चे को समझ आएगा जो पढ़ रहा होगा, जिसने पढ़ाई की होगी। भाई बिना पढ़ने वाले को ये बात नहीं समझ आने वाली कि क्वेश्चन क्या है, कहां से आया है। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हैं तो आप पाठशाला ऋषिकेश के ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए, वहां पर डिटेल के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट कराया जाता है। आगे चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच करना प्रतिबंधित है? इसका मतलब अगर संसद में जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी जांच कौन नहीं कर सकता? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। ये किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में? हाल ही दिनों में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, और अगर ये चर्चा का विषय बना हुआ है तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। हमने इसको ले लिया है, याद कर लीजिए 122 में। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको तुम मैप में देखना, इसको होमवर्क HW कर लो। चलो वैसे मैं बता देता हूं, आंसर तो बताना ही है। सुमात्रा जो है वो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है। तो तुम क्या करना, तुम इसको घर में आराम से देखने का मैप में। इस तरह के क्वेश्चन क्यों आते हैं भाई? सुमात्रा जो है, सुमात्रा और बोर्नियो जो है ना, कैपिटल चेंज हुई है इंडोनेशिया की, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। तो ध्यान से देखो। और हालिया दिनों में हिंद महासागर न्यूज में है, क्योंकि वहां पर सुनामी का खतरा है, और अगर सुनामी दोबारा आती है तो यकीन मानिए कि सुमात्रा और बोर्नियो और जावा और श्रीलंका, इन सबको बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। आगे चलते हैं। जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां अवस्थित है? तो देखिए, भारत का इंडियन ज्योग्राफी आपने मेरे साथ अगर एमसीक्यू करा है, नहीं करा है तो भारत के एमसीक्यू मैंने कराए हैं, वहां पर देखिए इंडियन ज्योग्राफी में
ठीक है, तो हम देखते हैं जहां पर वेस्टर्न घाट और जहां पर ईस्टर्न घाट मिलते हैं तो वहां पर जो पहाड़ियां हैं वो हैं नीलगिरी हिल्स। कौन सी हैं? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं, तो ये मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियों पर। आगे क्वेश्चन है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन रहे होंगे, शायद वो कहीं चले गए, उन्हें जाने देते हैं और हम आपको चीजों को समझाते हैं। देखिए, जब गंगा यहां से बहते हुए यानी कि उत्तराखंड से निकलने के बाद यूपी बिहार होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको कहा जाता है पद्मा। उसको किस नाम से जानता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, कयाल क्या है? 4 ऑप्शन देखिए, तराई का मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन का पठार, की रेगुड़ या केरल का लेगून। तो देखिए, जब पानी एक समुद्र का जो पानी होता है वो धरती के निकट यानी कि तट के निकट जब किसी जगह पे पहुंच जाता है और वहां पर इकट्ठा होने लगता है तो उसी को हम कहते हैं लेगून। तो कयाल को केरल में कयाल के लेगून को कयाल कहा जाता है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से लोहा अयस्क में से बेलाडीला में किस अयस्क का खनन होता है? कौन से अयस्क हैं? ये सारे ओर हैं, अयस्क हैं किसके? लोह के, यानी कि आयरन ओर हैं। और ये बेलाडीला की जो खान है, बेलाडीला की खान है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ में है। तो ये है हेमेटाइट के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। आगे चलो, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल भारत का शिव समुद्रम वाटरफॉल अवस्थित है? तो देखो, ये है कावेरी रिवर पर। कावेरी रिवर कहां से निकलती है? तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कहां से निकलती है? कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से। कृष्णा की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से। गोदावरी की बात करें तो तिरंबक के पहाड़ से ये निकलती है। महानदी की बात करें तो अमरकंटक से दोस्तों ये निकलती है। ये रिवर है और इसका आंसर है कावेरी रिवर पर। ये शिव समुद्रम वाटरफॉल जितने भी हैं पढ़ लीजिए, एग्जाम में कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आगे है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है? नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है तो मैं आपको बता दूं, केरल का ऑप्शन इसमें लगभग सही आंसर हो जाएगा। हालांकि कई बार तमिलनाडु भी दिखाता है जो कि गलत है। केरल ही फिलहाल टॉप पर है। आगे चलते हैं, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। कौन सा कोयला? लिग्नाइट। कोयले कितने प्रकार के होते हैं? कोयला और कोल जो है वो है 4 प्रकार के। कोयले 4 प्रकार के होते हैं। एक है एंथ्रासाइट, एक है बिटुमिनस, एक है लिग्नाइट और एक है पीट। पीट सबसे सस्ता और कम कोयला जिसमें होता है, यानी कि सबसे घटिया कोयला आप कह दीजिए वो है। सबसे अव्वल नंबर का कोयला वो है एंथ्रासाइट। ठीक है, भारत में लिग्नाइट कोयला पाया जाता है तो लिग्नाइट ही पूछा गया है। तमिलनाडु में पाया जाता है लिग्नाइट कोयला। तो आप कहेंगे क्या एंथ्रासाइट भी भारत में पाया जाता है? तो मैं बता दूं, एंथ्रासाइट पाया जाता है कहां पर? एंथ्रासाइट जो है ये कहां पाया जाता है भाई? ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। आगे देखिए, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान, खनन मतलब समझ रहे होंगे माइनिंग के लिए। माइनिंग का संस्थान कहां है? तो मेरी बात ध्यान से समझना, खनन जब होगा तो धन की कमी नहीं रहेगी। भाई खनन कर रहे हो, माइनिंग कर रहे हो और क्या चाहिए? तो बस धनबाद हो जाएगा झारखंड में इसका आंसर। आगे आइए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर बहुत आसानी से आप इसे पॉज कर लो वीडियो को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लो, फिर मुझे बताना, मैं फटाफट इसका सॉल्यूशन कर दे रहा हूं। रंजीत आनंद का भाई है। देखो, जो रंजीत है वो आनंद का भाई है, मतलब आनंद यहां पर लिख लेता हूं फिलहाल ऐसे। ठीक है, आनंद का भाई, चलो पूरा लिख लेते हैं, आनंद का भाई। सीमा संजीव की बहन है। अच्छा, इस लाइन को पढ़ा और छोड़ दिया थोड़ा सा। आनंद सीमा का पुत्र है, बस यहां से लाइन उठा लो। आनंद है, आनंद किसका पुत्र है? सीमा का, यानी कि ये इनकी माँ है और ये पुत्र है। भाई इधर पुत्र आ जाएगा, ये पुत्र है, ये तो समझ आ गया। सीमा क्या है? माँ है। ठीक है, पुत्र है। ठीक है, सीमा संजीव की बहन है, आनंद सीमा का पुत्र है। सीमा जो है वो संजीव की बहन है। सीमा किसकी बहन है? संजीव की बहन है, तो बराबरी में आएगा। ठीक है, बहन है तो संजीव बराबर में आएगा, ये भी समझ लो। अब रंजीत का सीमा से क्या संबंध है? रंजीत का सीमा से, तो ये दोनों का क्या संबंध था? ये दोनों थे भाई, तो ये अगर पुत्र है तो ये भी पुत्र ही होगा। तो इसका मतलब रंजीत का सीमा से क्या? तो पुत्र है भाई। रंजीत का सीमा से क्या संबंध है? रंजीत का सीमा से पुत्र होगा इसका आंसर। ठीक है, माता नहीं हो सकता, पुत्र होगा। आगे चलिए, फिर से क्वेश्चन है रीजनिंग का। वीडियो को पॉज करो, फिर इस क्वेश्चन को करना। पूजा का जन्मदिन 12 जनवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था। अच्छा, 12 जनवरी 1996 को यानी कि बुधवार था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा? अगला जन्मदिन का मतलब यह है कि 12 जनवरी 1997 की बात कर रहा होगा वो। ठीक है, अब ध्यान से समझना मेरी बात। अगर हम बात करें तो इस दिन तो बुधवार है, इसका मतलब, और ये एक लीप ईयर होगा, 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये लीप ईयर होगा। और लीप वर्ष का मतलब है अधिवर्ष। लीप वर्ष का मतलब है अधिवर्ष।
और जो अधिवर्ष की अगर मैं बात करूं, बड़ी ईमानदारी से मेरी बात समझना, अगर मैं अधिवर्ष की बात करता हूं तो अधिवर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। मतलब सामान्य वर्ष में तो अगले दिन केवल एक दिन बढ़ता है, सामान्य वर्ष में केवल एक दिन बढ़ता है। यानी कि अगर इसकी बात कर लें तो ये अगर सामान्य वर्ष होता तो ये अगर बुधवार होता तो अगली बार जो पहला दिन आता जनवरी का वो आता वीरवार। अभी 2 दिन बढ़ेंगे, सामान्य वर्ष में 2 दिन बढ़ेंगे, तो बुधवार के बाद आगे चले जाओ, यानी कि बुधवार था, थर्सडे होता, फ्राइडे आ जाएगा आंसर, शुक्रवार आ जाएगा, है ना। इसका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, कैलेंडर पढ़ाया हुआ है, एक बार फिर से पढ़ लो, आपको चीजें समझ आ जाएंगी। आगे चलो। अरुण को यह पता चलता है कि, क्वेश्चन है, अरुण को यह पता चलता है कि लड़कों की एक पंक्ति में वह दाईं तरफ से 12वें तथा बाईं तरफ से चौथे नंबर पर है। उस पंक्ति में कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि उनकी संख्या 28 हो जाए। ठीक है, 28 हो जाए मतलब कितने लोगों को शामिल करना है, इसका मतलब अगर हमें टोटल पता हो तो हम बता पाएंगे, तो ये और ज्यादा आसान हो गया। इसको ऐसे समझो कि अगर कोई व्यक्ति है वो इधर से 12वें नंबर पर, इधर से 4 नंबर पे है, ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए तो 3 इधर होंगे और इधर से अगर देखा जाए तो 11 इधर होंगे, 11 और 3 14 और 1 15 हो जाएंगे। 28 करने, 13 और ऐड कर दो, 28 हो जाएंगे, 13 लोग आंसर हो जाएगा इसका। जिन लोगों को ये नहीं समझ आ रहा उन्हें ऐसे नहीं समझ आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। पाठशाला ऋषिकेश के यूट्यूब चैनल में जाओ और वहां पर रैंकिंग एंड ऑर्डर पढ़ो, वहां पर चीजें समझ आ जाएंगी। अगला देखो, यहां पर हमें ये चुनना है कि विकल्प बताना है कि कौन सा क्या होगा। देखो इसका तरीका ये है कि आप इनमें डिफरेंस कर लो, सबसे पहले डिफरेंस कर लो, लेकिन अगर डिफरेंस से बात नहीं बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो सोचना पड़ेगा। ये कोई और नंबर नहीं है, ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसे नंबर है, ये है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का मतलब है वो नंबर जो या तो अपने से कटता है या सिर्फ 1 से कटता है, किसी दूसरे नंबर से नहीं कटता है। ये बात ध्यान आ रही है। तो देखो 11 13 17 19 23, 23 के बाद क्या 25 आएगा, नहीं। क्या 26 आएगा, नहीं। 27 28 29 नहीं आएगा, 29 नहीं है, 30 नहीं है, तो 31 है, तो 31 ही आंसर हो जाएगा, इसमें 31 ही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत इजी है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, ये इसका क्वेश्चन है और ये पूछा गया है। आगे आ जाओ। हालिया दिनों में बड़ा चर्चा में था नेशनल हाइड्रोजन मिशन कब लॉन्च किया गया है दोस्तों। मोदी जी ने, हमारे प्यारे मोदी जी ने ये मिशन जो है लॉन्च किया है, ये किया है 15 अगस्त 2021 को। जैसा कि इसका नाम है, हाइड्रोजन का उपयोग, क्योंकि इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है, इसमें पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आपको देखना है। आगे चलते हैं। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, है ना। 4 ऑप्शन आपके पास है। मतलब अभी तक जो हमारे यहाँ देखिए, अभी लेटेस्ट क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बदल रहे हैं, नए मुख्य चुनाव आयुक्त आने वाले हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त आने वाले हैं तो आपको ध्यान देना है कि VS रमा देवी अभी तक भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। आगे चलिए। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा। 2024 में आपको मालूम 2020 में 32वें ओलंपिक हुए, कहां हुए, आप कहेंगे जापान में, ठीक है। अब 2024 की बारी, फिर 2028 की बारी, तो ये वाले होंगे फ्रांस में, ये वाले होंगे अमेरिका में। क्लियर है। 24 वाले कहां होंगे, फ्रांस में होंगे, और 28 वाले कहां होंगे, अमेरिका में होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय हालिया दिनों में इसमें चर्चा चल रही है, बैठक हो रही है, और हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं वो भारत सरकार की तरफ से वहां पर गए हैं, उनको बुलाया गया है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहां है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर। आगे है बोंगो सागर युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच होता है। 4 ऑप्शन हैं। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में हो रहा है, हालिया दिनों की एक खबर है, आपको ये देख लेना चाहिए। भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन कब भेजा था। भारत लगातार, इसरो लगातार काम कर रहा है। 2022 में गगनयान मिशन जाना है, संबंधित प्रश्न है, इससे हमने इसे ले लिया है। देखिए 2008 में भारत ने अपना पहला चंद्रयान मिशन भेजा। किससे भेजा, PSLV-C11, ये था हमारा मिशन, ये है 11, ठीक है मेरे भाई, 111 नहीं, PSLV-11, इससे भेजा हमने पहला चंद्रयान मिशन। जबकि अगर हम बात करें तो 1969 में यूएसए ने अपना पोलो नाम से, ठीक है, अपोलो नाम से अपना चंद्रयान भेजा था, जिसमें आप नाम जानते हो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे चलिए। विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन कौन सा स्थान है।
विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? गेहूं उत्पादन में हाल ही दिनों में न्यूज में विषय, भारत का दूसरा स्थान है गेहूं के उत्पादन में। उम्मीद है आपको यह भी याद हो गया होगा और याद होगा। आगे चलते हैं। ये 100 क्वेश्चन थे जिनको हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से और अपकमिंग एग्जाम पैटर्न के हिसाब से डिजाइन किया है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, हमें फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट फ्री में ले सकते हैं। प्लीज अवेल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और अगर हमें अच्छा लगेगा अगर आपका सिलेक्शन में हमारा कुछ योगदान रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।